सैलरी ट्रांसफर को लेकर मेल्स आ रही हैं, उसके लिए क्या नुकसानात हैं? अब आने वाले टाइम में हमारे क्लाइंट्स को जरूर आप 50 रियाल पर मंथ आपको फाइन आएगा। एज एन एम्प्लॉयमेंट हमें क्यों डील किया जाता है? मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, 100% शेयर्स मेरे पास, तो मैं फिर एम्प्लॉय क्यों हूँ? 21 की बजाय 35 साल भी अगर आपकी औलाद की एज है तो आप उनको भी बुला सकता हूँ। पाकिस्तानी वीजास के बारे में लेटेस्ट क्या अपडेट है आपके पास? कुछ रूल्स और पॉलिसीज भी चेंज जो है ना वो होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वंस अगेन फराज भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फराज भाई, आपको आज इनवाइट करने का मेन मकसद, मेन रीज़न, एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो ओमान में मौजूद हैं, न्यूली जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस नहीं भी किया, सैलरी ट्रांसफ़र को लेकर मेल्स आ रही हैं, उनके अकाउंट्स भी गालबन बंद हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि यार ये किस तरीके से सैलरी ट्रांसफ़र होगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कैसे ट्रांसफ़र होंगी, क्यों कर होंगी, सिस्टम क्या है, तरीकाकार क्या है। ये मतलब कुछ चीज़ों पे आपने हमारे व्यूअर्स को बड़े स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल मतलब आप प्लीज़ गाइडलाइंस देंगे। अच्छा अतीक, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि सैलरी ट्रांसफ़र क्या है और ये क्यों गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है अपनी लेबर मार्केट को। ये मेक श्योर करना चाहती है कि जितने लोग ओमान में हैं, जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ओमान में बुलाते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। इसमें भी कहीं ना हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा असर जो है वो इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट। कैसे है? पिछले 2 साल में जितनी कंपनीज बनी, जितने लोग यहाँ पे आए, जितने सो कॉल्ड आज़ाद वीज़ा, जो कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि लोगों ने कंपनीज बनाई, कंपनीज बना के डमी ऑफिस बनाए, 10-10 वीज़ा निकाले, वीज़ा बेचे, बेचने के बाद खुद पैसे कमाए, यहाँ से भाग गए। वो जो लोग ओमान में आए बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो एक लेबर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉई की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया। ठीक हो गया। अब रूल क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास कंपनी में, आपने हर महीने 25 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है भाई। अच्छा, अकाउंट ट्रांसफ़र का तरीका ये नहीं है कि मैंने कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट एम्प्लॉई के अकाउंट में पैसे डाल दिए तो वो सैलरी अकाउंट हो जाएगी, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने, सेंट्रल बैंक ने और बैंक्स ने मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे कहा जाता है WPS, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। अब हर बैंक का जिस बैंक में भी आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है, आपकी कंपनी का अकाउंट है, आपने उस बैंक में जाके WPS पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। उनको कह देना मेरा WPS एक्टिव कर दें। तो जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है आपकी कंपनी के अकाउंट का, उसके अंदर WPS की ऑप्शन आ जाएगी। आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, एक दफ़ा आप अपने एम्प्लॉई का नाम, अकाउंट नंबर, पासपोर्ट, सारी डिटेल फिल कर देंगे। एवरी मंथ आपको मैक्सिमम 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम चाहिए। आपने हर महीने उसको एक्सेस करना है और उससे सैलरी ट्रांसफ़र कर देनी है। जैसे ही आप सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे, आपने तो बैंक से अपने कंपनी के अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र की, लेकिन वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के पास चला जाएगा कि आपकी कंपनी पे ये 4 लोग थे, इन चारों लोगों की सैलरी चलेगी। आपको खुद से अपडेट जो है वो कोई मैनुअली जाके अपडेट नहीं करवाना या कुछ भी नहीं करना। आज से कुछ साल, 1.5 साल पहले ओल्ड जो सिस्टम होता था वो मैनुअल थ्रू लेटर सैलरी ट्रांसफ़र होती थी। हम सैलरी ट्रांसफ़र लेटर बनाते थे, बैंक में जाके जमा करवाते थे, उसकी कॉपी अपने पास सेव रखते थे। फिर जब भी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से काम पड़ता था वो कहते थे कि वो जो सैलरी ट्रांसफ़र लास्ट 3 मंथ्स की शीट्स लेके आओ, वो मैनुअली सबमिशन होती थी। तो अब चूंकि वो सिस्टम ख़त्म हो गया, डिजिटलाइजेशन हर जगह पे चल रही है, तो ये भी एक डिजिटल तरीका है सैलरी ट्रांसफ़र करना। मुझे फिजिकली बैंक को विजिट करना है और WPS सिस्टम एक्टिव करना है, ऐसे ही? एक दफ़ा आपको फिजिकली विजिट करना है बैंक को। अगर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है, अगर आपने कंपनी का अकाउंट ही नहीं है तो पहले आप कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव करवाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव होने के बाद आप WPS फिजिकली बैंक विजिट करके और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे वो WPS एक्टिव हो जाता है। उसमें टाइम और वो प्रोसेस गाइड कर देंगे, और वो प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे। जब भी ऑनलाइन बैंकिंग पे आप एक दफ़ा चले गए तो आपको सामने नज़र आ जाएगा। मतलब बहुत ईजी तरीका है, हर बंदा खुद से ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, अगेन अनदर क्वेश्चन फराज भाई,
बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज, बहुत ज़्यादा लोग। देखें, एक सिस्टम है ना सोसाइटी का, उन्होंने जैसे आपने कहा कि वो अपनी लेबर मार्केट को चेक करना चाह रहे हैं। बिजनेस अकाउंट ओपन करने का मतलब है मुझे 90% तक अपना बिजनेस एक्टिव करना है। एक बंदा जिसने बिजनेस ही एक्टिव नहीं किया, नंबर 1, और उसका बिजनेस अकाउंट भी नहीं है या कंपनी अकाउंट भी एक्टिव नहीं हुआ, उसके लिए क्या नुकसानात हैं अब आने वाले टाइम में, हमारे क्लाइंट्स को ज़रूर आप शेयर करें। देखिए, जब कहीं की भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है ना, वो रूल इन जनरल होता है। वो रूल ऐसे नहीं होता कि यार ये 30% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ये रूल है, बाकियों के लिए डिफरेंट रूल है। तो वो रूल तो स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं होता, सबके लिए इन जनरल होता है। तो अब चूंकि रूल आ गया कि सैलरी ट्रांसफर करनी है, अगर नहीं करेंगे तो 50 रियाल पर मंथ आपको फाइन आएगा। ओके। अब 50 रियाल एक अच्छी खासी अमाउंट है। अब आपने बेशक मिसाल के तौर पे, जैसे आपने कहा कि एक बंदा है, उसने कंपनी बनाई है लेकिन अभी उसने बिजनेस ही एक्टिव नहीं किया, नो प्रॉब्लम। अगर बिजनेस एक्टिव नहीं किया, चूंकि एक रूल है, हमें उसको फॉलो करना है। आपको क्या करना है कि आप जाएंगे, अपना कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे। कंपनी का अकाउंट ओपन करके आप बिजनेस पार्टनर के वीज़ा पे हैं या सीईओ के वीज़ा पे हैं या सीएफओ के वीज़ा पे हैं, जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी है, आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे। बेशक अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दें, बिकॉज डे एंड पे ये हम स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे, ये हम ऑनर्स की बात कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो हमारी सीआर होती है, सीआर के मुताबिक आप ऑनर हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में ऑनर नहीं है आप। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। मतलब अगर एक कोई बिजनेस पार्टनर के वीजे पे है, कोई सीईओ के वीजे पे है, बट वो ऑनर भी है कंपनी का, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी सैलरी जो भी आपने रजिस्टर की है, आप कम रजिस्टर करें, आप ज्यादा रजिस्टर करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जितनी भी सैलरी आपने रजिस्टर की है, आपने WPS के थ्रू उस सैलरी को हर महीने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बेशक निकाल के दोबारा कंपनी के अकाउंट में डाल दें, क्योंकि आप अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि आप ओन कर रहे हैं उस कंपनी को, यू आर दी ओनर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया फराज भाई। बहुत ज़्यादा क्लाइंट से बात पूछते हैं हमसे कि यार हम सीईओ हैं या ऑनर हैं एक बिजनेस के और एक कंपनी के, तो हम क्यों कर एम्प्लॉय हैं, या हमें यहाँ पे एज एन एम्प्लॉयमेंट हमें क्यों डील किया जाता है। लाइक आपके पास ID कार्ड है, इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई कर दें कि बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट का रूल क्या है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना यार, मैं तो कंपनी का ऑनर हूँ, 100% शेयर्स मेरे पास हैं, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं फिर एम्प्लॉय क्यों हूँ, तो ये मैं मतलब गवर्नमेंट की नज़र में एम्प्लॉय क्यों। तो इस प्रोसेस को ईजी वर्ड्स में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अतीक, इसमें ऐसा है कि वीज़ा कैटेगरीज जो है ना, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक की हुई हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि यार हमारे वीज़ा पे बिजनेस पार्टनर क्यों लिखा हुआ है, या हमारे वीज़ा पे सीईओ क्यों लिखा हुआ है, हमारे वीज़ा पे एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा हुआ है, इन्वेस्टर क्यों नहीं लिखा हुआ है। ओमान 2023 से पहले तक इन्वेस्टर वीज़ा ही देता था, लेकिन 100% ओन्ड कंपनी हम नहीं ओपन कर सकते थे। 30% शेयर मिनिमम ओमानी का होता था, मैंडेटरी था। तो बैलेंस 70% शेयर एक एक्सपैट अपने पास रख सकता था। जैसे मेरी कंपनी है, पहले 30% शेयर इब्राहिम के पास था, 70% शेयर हमारे पास था। ठीक हो गया। तो उसके बाद 2023 के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि अब एक एक्सपैट जो है वो 100% अपने ओन पे कंपनी ओपन कर सकता है। अच्छा, अब उसमें क्या किया, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख ओमानी रियाल तक की ओमान में है, जिसको आपने प्रूव करना है, या अगर 1.5 लाख ओमानी रियाल के इक्विवेलेंट आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं आपके होम कंट्री में और आप कंपनी बनाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, एम्बेसी से वो आपने भेजनी है, तो आपकी कंपनी ओपन होगी और आपको वीज़ा मिलेगा 5 साल का। उस वीज़े पे जो लिखा हुआ आएगा वो इन्वेस्टर आएगा। अब इन्वेस्टर के कुछ बेनिफिट्स भी डिफरेंट है। एक तो वीज़ा 5 साल का हो गया इन्वेस्टर का, दूसरा 21 साल वाली जो एज लिमिट होती है कि हम अपने 21 साल से बड़ी औलाद को नहीं बुला सकते। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टर का वीज़ा है तो 21 की बजाय 35 साल भी अगर आपकी औलाद की एज है तो आप उनको भी अपने ज्वाइनिंग वीज़ा पे बुला सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हर 6 महीने में हमें इन आउट करना है, जी करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर के लिए वो भी पाबंदी नहीं है। उसका एक दफ़ा वीज़ा लग गया, वो आए, बेशक 2 साल बाद वो दोबारा आए वापस, उस पर इशू नहीं है। लेकिन उस पर कंडीशन है
1.5 लाख ओमानी रियाल कैपिटल के साथ कंपनी शुरू करनी है और इस अमाउंट को शो भी करना है। और अगर आपको 10 साल वाला वीज़ा चाहिए, जिसको नॉर्मल अल्फाज में इनको गोल्डन और सिल्वर वीज़ा कहा जाता है, अगर 250,000 2.5 लाख ओमानी रियाल के इक्विवेलेंट पैसे आप शो करती हैं, या अगर आप ओमान में आ गए या आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई 3 साल बाद 4 साल बाद आपके बिजनेस की वर्थ 2.5 लाख ओमानी रियाल पे चली जाती है, आप ऑडिटर से अपनी रिपोर्ट लेते हो, अपना वीज़ा अपग्रेड करवा लोगे। तो जब 2023 में कंपनीज एक्सपैट्स की ओपन होनी शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो जस्टिफिकेशन नहीं बनेगी इन्वेस्टर के साथ। अब इन्वेस्टर, एक बंदा 1.5 लाख रियाल इन्वेस्ट कर रहा है और एक बंदा सिर्फ 5,000 या 10,000 का कैपिटल वो शो भी नहीं करता, सिर्फ सीआर में ऐड करता है और अपना बिजनेस पार्टनर के वीजा पे आ जाता है। तो इस वजह से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने ये बिजनेस पार्टनर और ये वाली वीजा की कैटेगरी जो है ना वो निकाली। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक एलएलसी बनाता है कोई, वो 2 पार्टनर्स होते हैं, तो उनके तो वीजा पे लिखा हुआ आता है बिजनेस पार्टनर, समझ में आती है। आगे एक बंदे ने एसपीसी बनाई, वो तो अकेला ऑनर है, वीजा उसका बिजनेस पार्टनर लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में इस कैटेगरी के लिए सिर्फ एक प्रोफेशन है, वो है बिजनेस पार्टनर। ख्वा आपकी एसपीसी हो तो भी आपको बिजनेस पार्टनर का ही वीजा मिलता है, या अगर आपने एलएलसी बनाई है तो भी आपको बिजनेस पार्टनर का ही वीजा मिलेगा, वीजा जो है वो मिलेगा। अब चूंकि आप बिजनेस पार्टनर के वीजे पे आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप कंपनी के ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय भी बन गए और आपको हर महीने बाकियों के साथ अपनी सैलरी ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका अपना वीजा है कंपनी में और 3 लेबर्स भी आपने बुलाए हैं, 3 एम्प्लॉयज भी आपने बुलाए हैं, तो टोटल कितने एम्प्लॉयज हो गए कंपनी में? 4 हो गए। मिनिमम 50% ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी आपको ट्रांसफर करनी है, नॉट अमाउंट। आप 4 एम्प्लॉयज थे, सबकी 100 रियाल, समझाने के लिए कह देते हैं कि 100 रियाल सैलरी, तो टोटल 400 हो गई। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एम्प्लॉय को 200 रियाल ट्रांसफर करके आप कहेंगे कि जी मैंने 50% सैलरी, नॉट एज पर अमाउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के 4 एम्प्लॉयज हैं, 4 में से अगर 2 की सैलरी भी ट्रांसफर हो रही है तो भी आपको पर मंथ फाइन जो है वो नहीं आएगा। अगर 3 एम्प्लॉयज हैं तो भी मिनिमम 2 की ही करनी पड़ेगी, एक के करने पे क्योंकि परसेंटेज आपकी 33 पे आ जाएगी, 50 से नीचे आ जाएगी तो भी आपको फाइन जो है वो होगा। अब 50% क्यों रखा है, उसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी बंदा काम कर रहा होता है, मेरा एम्प्लॉय छुट्टी पे भी जा सकता है, कोई आउट ऑफ ओमान भी जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने मिनिमम जो रखा हुआ है वो थ्रेशोल्ड जो है वो 50% का थ्रेशोल्ड है। पाकिस्तानी वीज़ाज़ के बारे में लेटेस्ट क्या अपडेट है आपके पास? पाकिस्तानी वीज़ाज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन भी चल रही है। हम भी उस पैनल का हिस्सा हैं जो कि निगोशिएट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि निगोशिएशन वाली कोई चीज़ है नहीं। ओमान एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनके अपने रूल्स हैं, अपना सारा कुछ है, बट दुख होता है कि हम लोगों की ही वजह से, हम में से ही कुछ चंद लोग हैं जो कुछ ऐसी हरकतें या ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से बाकी जो मेजॉरिटी है उनको भी प्रॉब्लम जो है वो होती है। अभी जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन चल रही है, जो सारा कुछ चल रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईद के बाद से वीज़ाज़ ओपन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ओपन होना स्टार्ट होंगे उसमें ये भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ भी चेंज जो है ना वो होंगी। लेकिन जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है उससे यही पता चला है कि जो सबसे पहले कैटेगरी जो ओपन होगी वो यही बिजनेस वीज़ाज़ वाली कैटेगरी होगी। हो सकता है लेबर या जो मैन पावर या आपके एम्प्लॉयज़ के जो लो कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं वो थोड़ा टाइम के बाद जो है ना वो ओपन हो, बट ईद के बाद, ईद से पहले तक तो चांसेस जो है वो बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, वंस अगेन हमने पूरी कोशिश की है बड़ी अपने व्यूअर्स के लिए बड़ी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्लोट करने के लिए, और आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज आपको दोबारा इनवाइट किया अपने पास। व्यूअर्स, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।